YouTube channel, The Brainy Pathshala. I am Shubham. So we are discussing in economic concept and planning. So in the previous video, we have discussed about the first concept of economy, national income, and we have also discussed the concepts of national income like GDP, GNP, NDP. So जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, they can find the link in the description box. You can go through that video also. So now today we are going to discuss sectors of economy. So एक इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं वो क्लासिफाई हो सकते हैं और उनका क्लासिफिकेशन का तरीका अलग अलग हो सकता है. They can be classified on the basis of work, on the basis of ownership and on the basis of activities. So सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को हम क्लासिफाई कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ वर्क का मतलब है कैसे उनका काम करने का तरीका है, द वे दे आर वर्किंग. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप का मतलब है कौन उसका मालिक है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज मतलब किस तरीके की एक्टिविटीज वहां चल रही है. सो मेनली देयर आर थ्री क्लासिफिकेशंस ऑफ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज. सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज वी कैन क्लासिफाई द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इनटू थ्री सेक्टर्स. The first sector is primary sector, the second sector is secondary sector, and the third one is tertiary sector. Again, on the basis of work condition, which means the way the workers are working, जिस वे में वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोग इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं. द फर्स्ट सेक्टर इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड द सेकंड सेक्टर इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स. एंड द थर्ड बेसिस ऑन विच वी डिवाइड इट. सो तीसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब उसका मालिक कौन है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एन इकोनॉमी सेक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज पब्लिक सेक्टर एंड द सेकंड पार्ट इज प्राइवेट सेक्टर. तो ये सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की अलग अलग क्लासिफिकेशन है. अगेन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज देयर आर थ्री सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर्स. प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज agriculture sector or allied sector, while the secondary sector is also known as industry sector and the third tertiary sector is also known as service sector. On the basis of work condition, which means the way workers are working. So on the basis of work condition we can classify the sector of economy into two parts, organized sector and unorganized sector. And on the basis of ownership we can classify again into two parts, public sector and प्राइवेट सेक्टर. तो एक इकोनॉमी को हम लोग अगर ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी बांटेंगे तो तीन तरीके में बढ़ जाएगी. ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन बांटेंगे तो दो पार्ट्स में बढ़ जाएगी. एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप मतलब मालिक कौन है उसका, उसमें बांटेंगे तो अगेन दो पार्ट्स में वो बढ़ जाएगी. इसके अलावा एक पीपीपी मॉडल और है ट्रिपल पी मॉडल, उसके बारे में भी हम लोग वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे. सो नाउ कमिंग टू द प्राइमरी सेक्टर. नाउ वी आर टेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज. सो द फर्स्ट सेक्टर इज प्राइमरी सेक्टर. अब देखिए प्राइमरी सेक्टर कौन सा सेक्टर है जिसमें हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज आर डायरेक्टली यूज्ड इन दिस सेक्टर. फॉर एग्जांपल सपोज वी आर कल्टिवेटिंग कॉटन. सो कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंडेंट रहेगा, नेचुरल रिसोर्सेज पे. सच लाइक रेनफॉल की हम बात करें, रेनफॉल पे डिपेंडेंट रहेगा. सो कॉटन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट. उसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, रॉ मटेरियल जितने भी हमें मिलते हैं वो इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल हम प्रोड्यूस करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर से प्रोड्यूस करते हैं. एग्रीकल्चर इज अगेन, एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं, माइनिंग की जब हम बात करते हैं, माइनिंग में क्या मिलता है हमें, नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं डायरेक्टली. फिशिंग एंड अगेन डेयरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए. सो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है बेसिकली, नेचुरल इन दिस सेक्टर नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज डायरेक्टली हम किसका यूज करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं. नाउ कमिंग टू सेकेंडरी सेक्टर, इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री सेक्टर. इसमें क्या होता है, इन सेकेंडरी सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट होता है. मतलब हम जो रॉ मटेरियल उसका फाइनली किसमें, प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं. जैसे हमने कॉटन से क्या बना लिया, कपड़ा बना लिया. सो वी आर प्रोड्यूसिंग क्लॉथ फ्रॉम कॉटन. अगेन वी आर प्रोड्यूसिंग ब्रेड फ्रॉम व्हीट. व्हीट से हम क्या बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं. फाइनल प्रोडक्ट हो गया. फाइनल प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट होता है, जो कंजम्पशन के लिए रेडी रहता है. सो ए प्रोडक्ट इज ए फाइनल प्रोडक्ट इफ दिस प्रोडक्ट इज रेडी टू कंज्यूम. कंज्यूमर उसको डायरेक्टली अब क्या कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है. ब्रेड के बाद में कुछ और बचता नहीं है, उससे हम अलग अलग वेराइटी ऑफ
फूड प्रोडक्ट जरूर बना सकते हैं, लेकिन ब्रेड फाइनल गुड है क्योंकि उसको हम डायरेक्टली आप कंज्यूम कर सकते हैं। सो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इन फाइनल प्रोडक्ट बन जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की हम बात करें, मिल्स की हम बात करें, जैसे शुगर केन से हम लोग क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। सो शुगर केन क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर का एक प्रोडक्ट हो गया, while sugar is product of secondary sector. So due to association with industries it is also called industrial sector. सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्री सेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका एसोसिएशन किसके साथ होता है, मेनली इसमें इंडस्ट्रीज होती है, मिल्स होती हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इंडस्ट्री सेक्टर। एग्जांपल की जब हम बात करते हैं फूड प्रोडक्ट्स, जैसे बिस्किट की कोई फैक्ट्री है तो बिस्किट, ऑयल रिफाइनरी इसमें आती है, मिल्स आती हैं, इंडस्ट्रीज आती हैं बहुत सारी। So this is also known as industrial sector due to association with industries. Secondary sector की हमने बात करी. Now coming to tertiary sector. This sector's activity help in the development of primary as well as secondary sector. प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने का काम कौन करता है, टर्शियरी सेक्टर। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। जैसे हम बात करें फाइनेंस की, इसके अलावा हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, इसके अलावा हम बात करते हैं इंश्योरेंस की। सो दीज आर द वेराइटी ऑफ सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर टू डेवलप दीज सेक्टर्स। इन सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए वेराइटी ऑफ सर्विसेज है विच इज प्रोवाइडेड बाय टर्शियरी सेक्टर एंड ड्यू टू सर्विसेज इट इज ऑल्सो नोन एज टर्शियरी सेक्टर। इसके अलावा एक टीचर है, वो काम करता है, वो भी टर्शियरी सेक्टर में काम करता है। एक डॉक्टर काम करता है, वो भी टर्शियरी या सर्विस सेक्टर में काम करता है। अब हम बात करते हैं जो प्राइमरी सेक्टर्स के वर्कर्स होते हैं। सो द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर दे आर आल्सो नोन एज रेड कॉलर वर्कर्स। रेड कॉलर वर्कर्स उनको हम बोलते हैं। व्हाइल a person who is working in secondary sector, that person is also known as blue collar worker, or the whole labor force is known as blue collar workers, while a person who is working in tertiary sector he is known as white collar worker। और जब हम पूरी लेबर फोर्स की बात करेंगे तो white collar workers हो जाएंगे। Now on the basis of work condition जब हम बात करेंगे तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को हमने अगेन टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है। The first part is organized sector while the other part is unorganized sector। अब देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर की जब हम बात करते हैं, सो इन दिस सेक्टर जो वर्कर्स होते हैं उनका वर्किंग टर्म फिक्स होता है। इट मींस देयर इज अ फिक्स वर्किंग टर्म ऑफ द लेबर्स ऑफ दिस सेक्टर। मतलब कोई इंसान है, उसका सिक्योरिटी ऑफ जॉब होता है, वो काम करेगा, कितने आवर काम करेगा, दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड। So, organized sector is a sector in which laborers have fixed working term. There is a security of job, और वो कितने आवर्स काम करेंगे वो भी फिक्स रहता है। इसमें कौन लोग आते हैं, जो लोग आईटी सेक्टर कंपनीज में आते हैं, जो लोग स्कूल्स में आते हैं, तो ये सारे लोग होते हैं, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर एक पार्ट होता है। इसके अलावा जब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इन दिस सेक्टर्स द लेबर डू नॉट हैव ए फिक्स्ड वर्किंग टर्म। मतलब जो टर्म ऑफ वर्क है वो फिक्स नहीं होता। इट मींस आज आपके पास काम है, कल आपके पास काम नहीं है। सो दिस सेक्टर इज नोन एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और इंडियन इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट, मतलब बहुत सारे इंडिया के वर्कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में इंडिया के लेबर कम काम करते हैं क्योंकि यहाँ की पूरी इकोनॉमी किस पे टिकी हुई है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे टिकी हुई है। डेली कमाते हैं, डेली वेजेस वर्कर जो होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि उनका पता नहीं होता कल उनको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो इंडियन इकोनॉमी के वर्क कंडीशन की बेसिस पे या किसी भी इकोनॉमी को हम ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर द वर्किंग टर्म ऑफ ए लेबर इज फिक्स्ड, व्हाइल in unorganized sector the working term of a labor is not fixed. There is security of job in organized sector while there is no security of job in unorganized sector. आज आप काम कर रहे हैं, you don't know whether you will find work tomorrow or not. Tomorrow you will find a work or not. So again on the basis of ownership
we can classify the sector of economy into two parts. The first part is public sector and the second part is private sector. Ownership मतलब मालिक कौन है उसका, उसके बेसिस पे we are classifying the economy into two parts, public sector, private sector. Public sector कौन सा होता है, जिस सारे के सारे वो एसेट जिनको गवर्नमेंट हैंडल करती है, मतलब गवर्नमेंट का अधिकार होता है उनपे. सो दैट इज नॉन एज पब्लिक सेक्टर. व्हेन वी टॉक अबाउट रेलवे, रेलवे में जो असेट है उसका ओनर कौन है, गवर्नमेंट है. सो पब्लिक सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर की हम बात करते हैं तो उसमें या तो कोई इंडिविजुअल होता है वो उसका मालिक होता है, या कोई फर्म उसकी मालिक होती है, मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स उसके या तो मालिक होते हैं. ओनर कौन होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं या कोई एक इंडिविजुअल होता है. इसका जो मेन एम है, द अल्टीमेट टारगेट इज टू अचीव इसका जो मेन एम है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, पब्लिक को सर्व करना होता है. इसका जो मेन एम होता है दैट इज ओनली टू गेट प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना इसका अल्टीमेट एम होता है. इसका अल्टीमेट एम होता है टू सर्व पीपल, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स इंपोज करती है ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके पब्लिक सेक्टर में. प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, इंडिविजुअल प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या करता है, अपना काम करता है. सो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर. ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन देयर आर टू सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्किंग टर्म क्या होता है, फिक्स होता है. सो देयर इज अ फिक्स वर्किंग टर्म इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर व्हाइल देयर इज नो फिक्स्ड टर्म वर्किंग टर्म इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. So when we talk about on the basis of ownership, there are two parts of economy, sectors of economy, public sector and private sector. In public sector सारे के सारे एसेट्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं. प्राइवेट सेक्टर में किसी एक इंडिविजुअल के होते हैं. यहाँ पे लोगों को सर्व करना अल्टीमेट प्रॉफिट होता है, वहां पे इंडिविजुअल क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करना ही सब कुछ उसका एम होता है. अब बात करते हैं हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, जिसको हम पीपीपी मॉडल बोलते हैं. सो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप. पीपीपी में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में आते हैं, रिस्क बियर करते हैं, और उसके बाद में वो किसी एक इंडिविजुअल फर्म को, या तो जैसे हम बात करें राजस्थान में हम लोग बात करते हैं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड. सो ये पीपीपी मॉडल पे बना हुआ है. ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम करते हैं वो यहां से आती है, या फिर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड फर्म का नाम है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फर्म. सो बेसिकली वो पीपीपी मॉडल पे, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे. प्राइवेट ओनर भी है, पब्लिक ओनर भी है, मतलब गवर्नमेंट भी यहाँ ही कंट्रीब्यूट करती है और प्राइवेट भी इसमें कंट्रीब्यूशन, प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है. सो दैट इज नॉन एज पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट partnership. So coming to the next point, our next point of discussion is sector wise distribution या sector wise contribution of Indian GDP in Indian economy. So जब हम contribution की बात करते हैं Indian economy में, so we have discussed three sectors on behalf of activities, primary, secondary and tertiary sector. So Indian GDP is service sector dominating GDP because service sector ऑलमोस्ट कॉन्ट्रीब्यूट 55% ऑफ टोटल जीडीपी. टोटल जीडीपी में जो परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का ऑलमोस्ट 55% है, while the working force in it is only about 30% और 29%. तो केवल 29% वर्किंग फोर्स यहाँ काम करती है और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 54%, 54.40. while we talk about secondary sector की जब हम बात करते हैं, even it is also called industrial sector, so it almost contribute 30% of total GDP of India and the working force working in it is 18%. और जब हम जाते हैं प्राइमरी सेक्टर पे तो प्राइमरी सेक्टर ओनली 16% ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूट करता है इंडियन जीडीपी का, और इस पे वर्क फोर्स काम कर रही है ऑलमोस्ट 53%. मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है, एंड ओनली 16% कंट्रीब्यूशन दे रही है टोटल जीडीपी में. When we talk about industrial sector, so it almost contributes 30% of total GDP, while working force 18% लोग इसमें काम कर रहे हैं. एंड जो सर्विस सेक्टर डोमिनेटिंग जीडीपी क्यों कहते हैं इंडियन जीडीपी को, इंडियन इकोनॉमी को, क्योंकि 54% कंट्रीब्यूशन
टर्सरी और सर्विस सेक्टर का है एंड ओनली 29% वर्किंग फोर्स का काम कर रही है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट जीवीए। जीवीए के बिहाफ पे कितना कंट्रीब्यूशन है देखिए। जीवीए क्या होता है? ग्रोस वैल्यू एडेड। ग्रोस वैल्यू एडेड मतलब टोटल वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, उसकी टोटल वैल्यूज को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो हमें देता है जीवीए। और 2018-19 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का टोटल जीवीए था 169 लाख करोड़। सो इट वाज 169 लाख करोड़ एंड उसमें से सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था वो 92 लाख करोड़ का था। सो सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 92 लाख करोड़ इन टोटल ऑफ 169 करोड़, while secondary sector contributed almost 51 lakh crores and primary sector और agriculture sector contributed only about 24 lakh crore। अब देखिए यहाँ पे 53% वर्किंग पॉपुलेशन है और only 16% क्या है कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। अब इसको हम क्या समझे, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा इतना इम्प्रोवाइज नहीं है, या फिर इसमें एक टर्म होती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? मोर लेबर फोर्स काम करती है, मतलब जितनी लेबर फोर्स हमें किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए चाहिए उससे ज्यादा लोग हमने काम करा लिए। मान लो एक काम है इतना, उस काम को 4 लोग आराम से कर सकते हैं, लेकिन 6 लोग उसमें जबरदस्ती घुसे हुए हैं और वो 2 लोग क्या है, वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार है। सो इनके होने ना होने से इस वर्क के होने में या उसके टाइम कंजम्पशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो these two peoples are disguisedly unemployed because इनकी जो यूटिलिटी है वो इस वर्क को परफॉर्म करने में कुछ भी नहीं है। सो इस वजह से हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है। इसका एक और रीजन है, हमारे यहाँ सिस्टम इतना इम्प्रोवाइज नहीं है। प्रोडक्शन होता है और पहले से हमने प्रोडक्शन भी ज्यादा करना स्टार्ट कर दिया, बट स्टिल वी डू नॉट हैव मोर इम्प्रोवाइज टेक्निक। सो दैट इज व्हाई द कंट्रीब्यूशन ऑफ agriculture sector or private sector in GDP is less as compared to the working force working in it. So now historical changes in the sectors. अब हम changes की बात करते हैं। देखिए पहले की जब हम बात करते हैं when we talk about previous time और ancient time की बात करते हैं, या उसके बाद में हम independent India की बात करते हैं। जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब तक लोगों की एक क्लियर कट थॉट थी, हमें उतना ही प्रोड्यूस करना है जितना हम कंज्यूम करते हैं। सो they were producing only that much amount which they were consuming। उसके बाद में धीरे धीरे लोगों को ये लगना स्टार्ट हुआ कि प्राइमरी सेक्टर में भी हम इसको हमारा ऑक्यूपेशन बना सकते हैं। वी कैन अर्न फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो, क्योंकि पहले उतना ही फील्ड में इतना ही अनाज प्रोड्यूस किया जाता था जितना वो लोग खाते थे, काम करते थे या पड़ोसियों को बांट दिया। उसके बाद उसी को उन्होंने ऑक्यूपेशन बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद में डेयरी प्रोडक्ट्स थे, उनको भी एक ऑक्यूपेशन बनाया, डेयरी को अपना ऑक्यूपेशन बनाया, उसको बेचना स्टार्ट किया, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकले। आज आइसक्रीम खा रहे हैं आप, दूध से बनती है। सो एग्रीकल्चर सेक्टर का ही प्रोडक्शन है। तो उसके बाद में मतलब उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर परफॉर्म करता है बनाने में, लेकिन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल से हमने बनाना स्टार्ट किया। तो लोगों ने ये सोचना स्टार्ट किया एंड पीपल स्टार्टेड मेकिंग इट एज एन ऑक्यूपेशन। But even after this 53% population is working in primary sector। प्राइमरी सेक्टर में अभी भी लेकिन एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज हमारी जो वर्किंग फोर्स है वो ज्यादा काम कर रही है एंड वी आर कंट्रीब्यूटिंग नथिंग इन जीडीपी। जीडीपी में हम कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे प्राइमरी सेक्टर से, ओनली 16%, क्योंकि ये जो गैप है ये बहुत बड़ा गैप है। सो एक चेंज आया। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, इनोवेशन स्टार्ट हुए, मशीनरी डेवलप करना स्टार्ट हुई और नई नई मशीन के साथ हमने टेक्निक्स भी बदल दी। तो लोगों ने प्राइमरी सेक्टर से मूव कहां करना स्टार्ट कर दिया, सेकेंडरी सेक्टर में। लेकिन सडनली एक चेंज आता है और वो इंडिया में एक टर्म यूज होती है जॉबलेस ग्रोथ। आप इंडियन जीडीपी का कंपैरिजन चार्ट देखेंगे तो इंडियन जीडीपी इज ग्रोइंग, यू नो, इवन इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, बट इट इज ग्रोइंग एंड देयर आर नो जॉब्स क्रिएटेड। ज्यादा जॉब्स यहाँ क्रिएट नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? जॉबलेस ग्रोथ यहाँ हो रही है, क्योंकि इंडिया में जॉब कम होने का एक रीजन और है, वो है लोग प्राइमरी सेक्टर से सीधा सर्विस सेक्टर की तरफ मूव कर रहे और अभी भी कर रहे हैं।
सो पीपल आर मूविंग, या इंडियन इकोनॉमी में वर्किंग फोर्स इज डायरेक्टली मूविंग फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सर्विस सेक्टर। बीच का जो एक सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है इंडिया में, उसकी तरफ ध्यान कम रहा। एंड दैट इज वाई इंडिया की जो ग्रोथ है, जीडीपी इज ग्रोइंग बट दिस ग्रोथ इज जॉबलेस ग्रोथ, क्योंकि जॉब का क्रिएशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। इंक्रीजिंग इंपोर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में टर्शियरी सेक्टर का जो इंपोर्टेंस है वो कैसे बढ़ रहा है। देखिए इंडिया है सर्विस सेक्टर डोमिनेटिंग जीडीपी, हमने डिस्कस कर लिया, बिकॉज सर्विस सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 54% ऑफ टोटल जीडीपी। इंडिया हैज एजुकेटेड एंड एज वेल एज इमेंस ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हमारे पास रिसोर्सेज की तो कमी है नहीं और ह्यूमन रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है, भर के लेबर पड़ा हुआ है। तो हमारे पास यहां से सीधा का सीधा लोग मूव कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में मूव कर रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर को पहले जिन लोगों ने ऑक्यूपेशन बनाया हुआ था वो लोग सीधा सर्विस सेक्टर की तरफ चले गए। किसी ने कपड़े की दुकान खोल ली, किसी ने ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर लिया, लेकिन प्रोडक्शन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। और प्रोडक्शन पे अगर ध्यान देते तो शायद कुछ लोगों को वहां से एम्प्लॉयमेंट मिलता, और ये जो आज बेरोजगारी की या अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो इतने ज्यादा लेवल पे नहीं होती। इसके अलावा एक और चीज होती है, वर्ल्ड इकोनॉमी में देखो क्या होता है, यहाँ पे कम इंडस्ट्रियल सेक्टर के कम ग्रो होने का एक और रीजन है, और वो रीजन है चीपर गुड्स इंपोर्ट करना। मतलब इंडिया क्या करता है, बाहर से चीप गुड्स जो कम प्राइसेस पे गुड्स हैं उनको इंपोर्ट करता है और सर्विस सेक्टर से बड़ा प्रॉफिट कमा लेता है। मतलब इंडिया के जो लोग हैं वो लोग सर्विस सेक्टर से बड़ा प्रॉफिट वो लोग कमा लेते हैं, इसलिए वो लोग खुद के मैन्युफैक्चरिंग पे कम ध्यान लगा रहे हैं। इसके अलावा लाइसेंस राज, क्योंकि आपको अगर इंडस्ट्री स्टेब्लिश करनी है देन यू हैव टू टेक अ लाइसेंस, एंड दैट इज व्हाई यू डोंट वांट टू बी इन ट्रबल, यू नो, व्हाइल यू आर रनिंग हियर एंड देयर टू टेक द लाइसेंस। सो ये सब हमें नहीं करना, इसीलिए लोग नहीं करना, मतलब लोग करना नहीं चाहते, और इसीलिए लोग प्राइमरी सेक्टर से काम मूव कर रहे हैं, सीधा सर्विस सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया ने कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, एंड दैट इज व्हाई मल्टीनेशनल कंपनीज आर नॉट कमिंग हियर टू प्रोड्यूस समथिंग। एंड वहां पे, क्योंकि अगर कोई कंपनी यहाँ की कुछ प्रोडक्शन करती है तो यहाँ के लेबर्स को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो वहां पे भी कुछ कमियां नजर आती हैं। तो चीप लेबर्स हमें यहाँ मिल जाते हैं। चीप लेबर्स मतलब आप सर्विस सेक्टर में काम करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का आपका बिजनेस है, आपने 10 लोग हायर किए तो चीप लेबर्स भी मिल गए उसमें, और आपको बिजनेस में प्रॉफिट भी हो रहा है। एंड ह्यूमन, ये सीधी सी आदमी की फितरत होती है कि जहां प्रोडक्शन या जहां पे प्रॉफिट ज्यादा है वहां पे हम लोग मूव करेंगे। सो दैट इज व्हाई इंडिया के लोग प्राइमरी सेक्टर से सर्विस सेक्टर मूव कर रहे हैं। इंडिया की ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ क्यों है, बिकॉज पीपल या वर्क फोर्स इज डायरेक्टली मूविंग फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सर्विस सेक्टर। जबकि होना क्या चाहिए, प्राइमरी सेक्टर से पहले कहां जाएंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएंगे। वो सेक्टर जब ग्रो होगा, और अभी इसीलिए एमएसएमई और इन सबको ग्रो करने की बातें की जा रही है, क्योंकि ये सेक्टर ग्रो होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा। सो इसीलिए इस जॉबलेस ग्रोथ टर्म को निकालना चाहता है भारत डिक्शनरी से। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन, हिस्टोरिकल चेंज एंड राइजिंग इंपोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। थैंक यू।